मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन सुबह के साथ बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। मैं हूं दीपक इंदौरा और शुरू करते हैं आज के 4 जून की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। इजराइल में इसाक हेरोज चुने गए नए राष्ट्रपति। इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये राष्ट्रपति के बेटे ही चुने गए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो चैम हेरोज जो थे वो राष्ट्रपति थे और इनके बेटे इसाक हेरोज राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाल में अब 6 को गठित होगी नई संविधान पीठ, मतलब 6 जून को। संविधान पीठ का मतलब है कि नया संविधान बनने जा रहा है। नेपाल ने अब तक 7 बार अपना संविधान बना लिया है। सोचकर देखिए, बड़ी संख्या है ये कि 7 बार उसने अपना संविधान बना लिया है। तो भारत का संविधान जो है वो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। 1949 से लेकर अब तक हमें एक बार भी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम अपना संविधान दूसरा बनाएं, और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी अपना संविधान 4 बार बना लिया है। तो भारत कहीं आगे है। चीन ने फाइटर प्लेन भेजकर मलेशिया को धमकाया। चीन छोटे देश को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, खासकर जो कि दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी के अंदर स्थित है, और उससे भी खास ये कि जो कि 9 डैश लाइन के अंदर स्थित है, उन द्वीपों को भी वो हथियाना चाहता है। तो रिसेंटली बोर्नियो द्वीप के ऊपर से ये चीन के फाइटर प्लेन जो थे वो गुजरे थे और मलेशिया के ऊपर ये मंडराने लग गए थे। सेंट्रल विस्टा संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर और इंडिया गेट तक ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। इसकी नींव जो थी वो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई थी। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसमें काफी ज्यादा लागत आने वाली है, इसीलिए इसके खिलाफ मामला जो है वो पहले हाईकोर्ट में पहुंचा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जो हमारी पुरानी संसद है वो लुटियंस के द्वारा बनाई गई थी और मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर जो है उसके आधार पर यह निर्मित थी, जिसके 3 पार्ट थे, लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी। व्हाट्सएप से कोविड की जांच के लिए एक्सरे सेतु, डॉक्टर्स का सीधा यहां पे अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप उन्हें अपना जो एक्सरे है वो शेयर कर सकते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो भी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। इसलिए इसको बना दिया गया है एज ए ब्रिज, मतलब सेतु के तौर पर। एलओसी पर प्रोएक्टिव रहे तभी काबू में रहेगी स्थिति। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल 2 है हमारे पास में, एक तो है लाइन ऑफ कंट्रोल और एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चीन के बीच में विवादित है, जबकि एलओसी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसीलिए मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यहां पर सेना को ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। बिहार में बेटियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखिले में 33% आरक्षण दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि वहां की लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखिले में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ में ही कुछ आर्थिक मदद जो है वो भी इनको दी जाएगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की यदि हम लोग बात करें तो बिहार के अंदर सर्वाधिक पुलिस कर्मी जो है वो महिलाएं पाई जाती हैं। इस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। माउंट लहोत्से की चोटी सविता ने की फतेह। माउंट लहोत्से पूरे विश्व की 4थी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड की पहली महिला, जबकि भारत की 4थी महिला बनी है जिन्होंने उत्तराखंड की माउंट लहोत्से चोटी को क्या किया है, फतेह किया है। जल्द हासिल होगा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। 2030 तक ये लक्ष्य था कि 20% एथेनॉल इसमें मिलाया जाएगा, लेकिन इसको फिर कैंसिल करके 2025 डिसाइड किया गया। अब जो है 2025 तक 20% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य है। अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट 10% एथेनॉल जो है वो मिक्स किया जाता है किसमें, पेट्रोल के अंदर। और भी लेटेस्ट हम लोग बात करें तो अभी 7.5% मिक्स किया जा रहा है।
भगोड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज लेने वाले बैंकों को मिलेगी। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ऐसे भगोड़े हैं जिन्होंने दूसरे देशों के अंदर शरण ली है भारत को लूटकर। अब विजय माल्या की जो संपत्ति है ये उन बैंकों को दी जाएगी जहां से इसने कर्ज उठाया था। यहां पर अब आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं, ये अब जो है वो अब छिपते फिर रहा है। तो डोमिनिका से मेहुल चोकसी को अब भारत लाने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। जल्द ही इसको भारत में लेकर लाया जाएगा। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है और ये तोहफा आप लोग के लिए लेके आए हैं सिद्धांत सर। ऐप जो है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है और हमारे सितारे आप हैं। यहां पर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो भी आपको ऐप को चलाने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो भी रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस जो है वो भी यहां पर अवेलेबल है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर आप लोग देख सकते हैं। क्वेरी जो है ये आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं और टाइमिंग 10 AM to 8 AM। लेकिन आपके लिए तो हमेशा आप जब भी चाहें हमें मेल कर सकते हैं। तो हमारे सितारे आप हैं। तो आज ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करना। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे मैसेज कर सकते हैं और जितनी भी पीडीएफ है लेक्चर्स की वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विच 2 स्टेट्स आर रैंक्ड सेकंड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 और 21। तो सेकंड नंबर पर कौन से 2 राज्य जो हैं वो एक साथ आए हैं। यहां पर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए ये जो SDG है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले तो आप लोग ये समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए हमारे पास में मान लीजिए कि आज कोल है, कोल मान लीजिए कि 100% है और ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा हम लोग कंज्यूम कर ले। हम लोगों को इस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसका यूज कर सके। तो मान लीजिए कि हमने 10% यूज किया है और उसके बदले में कई पेड़ जो है वो भी लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी फिर इसको यूज कर पाएगी। SDG जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग जो है ये इसको रिलीज करता है और ये इसका कौन सा एडिशन है ये आप लोग याद रखना, ये इसका 3rd एडिशन है। इसके अंदर जो फर्स्ट आया है वो कौन सा है? वो है केरला। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं केरला जो है वो फर्स्ट आया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों सेकंड पोजीशन पर है। यहां पर आप लोग को बिहार ऑप्शन में दिख रहा होगा, बिहार जो है वो सबसे लास्ट में आया है। देखिए आप लोग पूछेंगे कि सर इसका फिर बेस क्या है, किस आधार पर जो है ये अनाउंस किए जाते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर कि सोशल जो रिफॉर्म है उसके आधार पर, उसकी बात पॉलिटिकल और उसकी बात इकोनॉमिकली। तो इन तीनों से जो भी समृद्ध राज्य है फुलफिल कंडीशन करता है तो उसको हमेशा फर्स्ट रखा जाता है। और इसके अंदर SDG के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है इसने भी हेल्प की है। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे। देखिए अभी हम लोग इसके गोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि केरल ने जो स्कोर किया है वो 75 जो है वो आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो गोल्स हैं, गोल का मीन्स यहां पे ये है, इस चीज को समझिए आप लोग ध्यान से कि अभी इस संस्करण के अंदर अभी जो टारगेट डिसाइड है उनमें 17 तो गोल है। ठीक है, उसके बाद में 70 जो हैं वो टारगेट्स हैं, इसके साथ में 115 ये इंडिकेशंस हैं। ठीक है, इनकी बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। यह देखिए आप लोग यहां पर 75 पॉइंट जो हैं वो तो केरल को मिले हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 पॉइंट जो हैं वो यहां पर मिले हैं। सबसे लास्ट में आप लोग देख सकते हैं बिहार जो है वो 52 पॉइंट के साथ में सबसे लास्ट में है, उसके बाद में झारखंड। ठीक है, तो भारत के अंदर स्टेट्स कितने हैं? भारत के अंदर 28 तो स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 राज्यों में 28वां जो है 28 वो कौन सा है? बिहार। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? केरल है।
चलिए 17 गोल्स हम लोग देख सकते हैं कि पहला गोल है, ये गोल जो है वो 2030 तक है और इनको डिसाइड किया गया था 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉप 21 की जब मीटिंग हुई थी तो ये 17 गोल थे तो वो निर्धारित किए गए थे। पहला इसमें नो पॉवर्टी, फिर है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, तो सारे जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो एचडीजी की 2030 तक जो लक्ष्य है 17 तो आपको गोल पता है, इसके साथ में 169 जो है वो डिफरेंट टारगेट्स हैं जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अचीव करने हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। छत्तीसगढ़ वीरानी जो अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया है तो आप लोग याद रखना ये है दूती चंद। तो दूती चंद जो है वो एक रेसर है, बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नूरा अल मतौरसी इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री। तो ये है यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जो कि अब अंतरिक्ष में जाने वाली है। अंतरिक्ष में जाने वाली यूएई की पहली महिला है ये। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय मेकिंग ए फेक सन एंड कीपिंग इट्स टेम्परेचर मैक्सिमम फॉर 101 सेकेंड, मतलब 101 सेकेंड तक उस टेम्परेचर को मेंटेन रखा। तो रिसेंटली, ये तो आपको आंसर तो पता ही होगा, चाइना जो है वही ऐसा काम कर सकता है नकली सूरज बनाने का। जरूरत क्यों पड़ी नकली सूरज बनाने की? देखिए यहां पर सन जो है वो 365 दिन जो है वो रोशनी देता है, लेकिन धरती पर अर्थ पर ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, अब ये आर्टिफिशियल सन जो है वो डेवलप किया है, 101 सेकंड तक टेम्परेचर मेंटेन किया और वो टेम्परेचर कितना था, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो था ये टेम्परेचर था। यदि हम लोग सन की बात करें तो सन का जो टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर 120 डिग्री सेल्सियस जो है वो अचीव किया है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर सन जो है ये तो इसका टेम्परेचर फिर तो कम हो गया। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि सन से जो रेज आती है या फिर सन की सरफेस पर जो टेम्परेचर है 6400 डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा 6000 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमेशा तापमान रहता है। तो सन पर हमेशा ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जबकि यहां पर केवल 101 सेकंड के लिए ही ये टेम्परेचर लाया गया था। और ये जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो आप लोग याद रखना वो है EAST, ईस्ट प्रोजेक्ट के तहत ये जो है आर्टिफिशियल सन निर्मित किया गया है। ईस्ट की फुल फॉर्म आप लोग जरूर से याद करना, वो है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इसको। और ये जो मिशन है ये 2006 के अंदर लॉन्च किया गया था, फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना। लेकिन ये भी किसी दूसरे प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था और वो है ITER। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर पेरीमेंटल रिएक्टर, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके तहत ही इसके अंदर ये जो ITER प्रोजेक्ट है ये ग्लोबलाइज्ड है और 35 देश इसमें शामिल हैं। इनका ही एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, ईस्ट, जिसके तहत ये नकली सूरज जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे बनाया गया है ये अब हम लोग को सीखना है। देखिए सन के ऊपर जो होती है रिएक्शन उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दो छोटे हैं वो मिलकर एक बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग ये रिएक्टर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बड़ा जो है ये रिएक्टर है। रिएक्टर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनको यदि कंट्रोल्ड वे के अंदर रिएक्शन करवानी है तो वहां पर रिएक्टर का यूज किया जाता है। यहां पर दोनों को हम लोग को समझना है। ये जो कंडीशन है ये होती है सन के ऊपर, ठीक है, और इसी को बनाने में हाइड्रोजन जो बॉम्ब है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही काम में आता है। जबकि एटॉमिक बॉम्ब जो है
उसके अंदर काम में आता है कौन सा, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई बड़ा जो परमाणु है, एटम है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ में ही जब छोटी पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं तो भी यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है, ये अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, जबकि न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखा हुआ आप लोगों ने, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वहां पर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट है, D2O है, हैवी वाटर है, ये क्या करते हैं, यहां पर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो रिएक्शन है वो धीमे पड़ जाती है। सिंधुदुर्ग जिला कौन से राज्य में स्थित है जिसे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ऐतिहासिक साइट घोषित किया गया है? तो ये स्थित है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, क्योंकि इस जिले के अंदर ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए इसको एक हिस्टोरिक साइट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया था? तो ये किया था किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में किया था, जिसकी राजधानी है जयवर्धनीपुरी कोटे। और रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविड-19 के चलते हुए श्रीलंका ने अपनी जो बॉर्डर्स थी इनको सील कर दिया था। तिलहन व दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो आप लोग याद रखना, बहुत ही बेहतरीन है, सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने इसको क्या किया, लॉन्च किया। अब देखिए क्या हेल्प करेगा ये जो मिनी किट है, इसके अंदर सीड्स रहेंगे, मतलब बीज रहेंगे। जिन बीजों को किसान नहीं खरीद सकता उन बीजों को पहुंचाया जाएगा किसानों तक। और ये काम कौन कौन करेंगे? एक तो करेंगे नेफेड है, इसके साथ में नेशनल सीड निगम जो है, अथॉरिटी, वो इसमें काम करेगी। और इसके साथ में स्टेट सीड जो निगम है गुजरात का, वो भी इसके अंदर हेल्प करेगा। देखिए यहां पर सीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बीजों का जो वितरण है, वो 15 जून 2021 तक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी फसल बुआई का समय चल रहा है, तो अभी क्या किए जाएंगे, वो बीज जो है वो वितरित किए जाएंगे। अब इसमें देखिए दलहन, मतलब जैसे हम लोग कहें कि दालें जो हैं, पल्सेस जो हैं, इनमें 20 लाख जो बीज हैं वो दिए जाएंगे, किसके लिए, पल्सेस के लिए। फिर 8 लाख बीज जो है वो सोयाबीन के दिए जाएंगे किसानों को। और 74,000 जो किट है, मतलब ये किट की बात है, ठीक है, एक बीज की बात नहीं है। जैसे 20 लाख किट हैं, 8 लाख किट हैं, 74,000 ये किट हैं, तो ये मूंगफली जो है इसके दिए जाएंगे। ठीक है, और ये सब फ्री हैं, आउट ऑफ जो है ये फ्री है, कहीं पे भी इस पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। सोनू सूद को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कोविड-19 के चलते और वैक्सीनेशन वहां पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इसके लिए पंजाब का उनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया था। इस बार महाकुंभ मेले में किस देश के पूर्व राजा जो थे वो शामिल हुए थे? तो आप लोग याद रखना, नेपाल के योगेंद्र सिंह जो राजा थे, यानी कि पूर्व राजा थे, वो शामिल हुए थे। इस बार 80 साल के बाद में पहली बार जो है वो महाकुंभ 12 साल की जगह 11 साल के अंदर ही आयोजित हो गया था। और आप लोग याद रखिएगा कि महाकुंभ जो है वो इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल है, यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर वो शामिल है। चलिए, आईसीएमआर के द्वारा किस नए कोविड-19 किट को घरेलू उपयोग हेतु मंजूरी दी गई है? तो आप लोग याद रखना, पैन बायो जो किट है इसको रिसेंटली यहां पर अप्रूवल दी गई है आईसीएमआर के द्वारा। और इसे जो निर्मित किया गया है, किसको, पैन बायो किट को, इसे निर्मित किया गया है एबॉट कंपनी के द्वारा। और एबॉट जो कंपनी है ये कहां की है? ये है शिकागो की। तो शिकागो जो कंपनी है, शिकागो की ये कंपनी है एबॉट। यहां पर आप लोग एक ऑप्शन देख रहे हैं, कोविशील्ड किट। तो कोविशील्ड जो है ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो मैंने पहले भी बताया है, माई लैब जो है पुणे की, उसके द्वारा इस कोविशील्ड किट को निर्मित किया गया था। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसमें होगा एंटीजन टेस्ट।
इसमें होगा एंटीजन टेस्ट, और अगर एंटीजन टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत है। आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत है। यदि पॉजिटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। देखिए यहां पर एंटीबॉडी भी तो होता है, तो एंटीबॉडी जो है ये पाया जाता है कहां पर, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। तो इसको समझिए आप लोग एक बार, ब्लड जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। ठीक है, वैसे ब्लड के दो पार्ट हैं, एक तो है सॉलिड, एक है लिक्विड। लेकिन जो सॉलिड पार्ट है, ये जो सॉलिड पार्ट है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और इनके अंदर पाया जाता है क्या, एंटीजन। जबकि जो लिक्विड पार्ट है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में पाई जाती है क्या, एंटीबॉडीज। इसीलिए प्लाज्मा को क्या किया जाता था, ट्रांसफ्यूज किया जाता था वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहां पे हम लोग देख सकते हैं एबॉट जो है वो शिकागो की एक कंपनी है। एंटीबॉडीज देखिए कि एंटीबॉडीज और एंटीजन, यहां पे आप लोग सही ढंग से समझ पाएंगे। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन एंटीजन्स के ऊपर आकर ये क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखिए कि ये तो है एंटीजन, और एंटीबॉडी जो है उसको कैप्चर कर लिया। यहां पे देखिए अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करें तो ये जो कोरोना के स्पाइक होते हैं, ठीक है, ये कोरोना के स्पाइक हैं। अब यहां पर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी स्किन है, ठीक है, और इसके अंदर होती हैं सेल्स। तो ये जो स्पाइक है ये इस सेल के साथ में अटैच होना चाहता है, लेकिन जब वैक्सीन लगाई जाती है तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो कोरोना स्पाइक के और इस सेल के बीच में आ जाती है। इसलिए जो वायरस है वो हमारे सेल से चिपक नहीं पाता, इसलिए एंटीबॉडी जो है वो हमारी रक्षा करती है कोविड-19 से। विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी थी जिसे अनुमति दी गई थी, तो आप लोग याद रखना पहली वैक्सीन कौन सी थी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अगर ये लाइव क्लास होती ना तो मैं तुम लोगों से ही पूछता। ठीक है, चलिए अभी तो आंसर मैं ही कर देता हूं। यहां पर जो आंसर है वो है स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसको कहेंगे स्पुतनिक वी। ठीक है, तो दो हैं इसकी, एक तो है स्पुतनिक वी और एक है स्पुतनिक लाइट। तो स्पुतनिक लाइट जो है इसकी सिंगल डोज जो है यही काफी होती है। ठीक है, जबकि स्पुतनिक वी की 2 डोज होती है, और स्पुतनिक वी जो है ये जुलाई 2021 से भारत के अंदर उपलब्ध होगी। और स्पुतनिक वी को सबसे पहले दिल्ली सरकार जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था। डूमसडे ग्लेशियर कहां से टूटकर अलग हुआ है, तो ये कहां से टूटकर अलग हुआ है, अंटार्कटिका से। ठीक है, अंटार्कटिका से ये टूटकर अलग हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होगा कि एक कंपटीशन शुरू किया गया है। इसमें कोविड-19 के चलते जिस भी ग्राम पंचायत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो भी ग्राम पंचायत है उसने यदि अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको प्राइज दिया जाएगा। कुल 3 ग्राम पंचायतें इसमें चुनी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगी उसको 50 लाख का, सेकंड नंबर पर जो आएगी उसको कितना, उसको दिया जाएगा 25 लाख का, और थर्ड नंबर पे जो आएगी उसको दिया जाएगा 15 लाख का पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और ये जिस प्रोग्राम के तहत है वो है माई विलेज कोरोना फ्री। माई विलेज कोरोना फ्री जो है ये एक प्रोग्राम के तहत ही ये चलाया गया है। कौन सा, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। रिसेंटली आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक फ्रूट केक आंदोलन भी चला था। फ्रूट केक आंदोलन वो भी किसका था, महाराष्ट्र सरकार का था। राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि निशुल्क 5 लाख का बीमा जो है वो प्रोवाइड कराया गया था। राजस्थान ने ही एक योजना चलाई है जिसमें घर घर औषधि वितरण किया जाएगा, और 4 औषधियां जो हैं वो इसमें हर घर बांटी जाएंगी। अभी हमने पढ़ाई था कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर केरल जो है वो पहले स्थान पर आया है, और तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आए हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो वो सुशील चंद्रा जो है वो बनाए गए हैं, सुशील चंद्रा। और किन के स्थान पर बने हैं ये बने हैं सुनील अरोड़ा के स्थान पर। तो सुनील अरोड़ा की जगह कौन बन गए हैं, सुशील चंद्रा बन गए हैं, और ये कौन से हैं, 24th हैं।
लैब ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये कौन से राज्य सरकार की है? ये है दिल्ली सरकार की। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं तो पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया है कि एक वैन होगी और वैन के अंदर पूरी की पूरी लैब जो है वो इसमें स्थापित की जाएगी और वो स्कूल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हर डे जो है वो फिक्स रहेगा कि इस दिन इस स्कूल के अंदर जाना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव कमीशन जो है इसकी, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है उसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बात आप लोग याद रखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के साथ में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब विधानसभाएं हैं, इनका भी इलेक्शन कराता है कौन? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। जबकि आर्टिकल नंबर 243 के तहत कौन सा है? ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो केवल और केवल पंचायती राज संस्थाएं और नगर निगम के लिए क्या कराता है? इलेक्शन कराता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। भारत में मौजूदा अस्पतालों के बेड का रियल टाइम अपडेट देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए के साथ में। देखिए कोविड-19 के चलते अभी पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए रियल टाइम जो है उसको अपडेट किया जाएगा और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वो कौन सी है? मददमैप.com। मददमैप.com जो है, इस पर जाकर आप लोग उसको रियल टाइम वॉच कर सकते हैं और ये जो है इसका पूरा का पूरा एक नक्शा जो है मैप बना दिया गया है। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का नेम है और वहां पर बेड जो है उसकी स्थिति आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितने बेड वहां पर हैं और कितने बेड खाली हैं, कितनी वहां पे ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ में वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, सबकी जानकारी इसमें दी जाएगी। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो है वो कहां बनाया गया है? तो आप लोग याद रखना, बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। एक बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग की बालकनी जो है वहां पर काफी सारे पेड़ जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, इसे ही कहा जाता है फॉरेस्ट टावर। साजिबो चेरोबा किस राज्य का त्योहार है? तो ये किस राज्य का है? ये है मणिपुर का। मणिपुर का ये त्योहार है और जब भी न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर जब भी आता है, मतलब हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग जब भी न्यू ईयर आता है तो फिर ये साजिबा चेरोबा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोग बात करें चेटी चंड की, ठीक है, जैसे चेटी चंड जो होता है ये कहाँ मनाया जाता है? जितना भी सेंट्रल इंडिया है या फिर हम लोग कहें वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये मनाया जाता है। जैसे बिहू है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक तो बिहू है, तो बिहू कहां मनाया जाता है? ये बिहू असम में भी मनाया जाता है, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है। इसके साथ में आप लोग बैसाखी देखिए, बैसाखी जो फेस्टिवल है ये आपके पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर मनाया जाता है। इसके साथ में नवरोज है ना, या फिर नवरेह, ठीक है, दोनों में से कुछ भी, तो ये कहां मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर है विशु, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। विशु जो है ये कहां मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है विशु त्योहार। एक है पुथांदू, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है पुथांदू जो है वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां देखिए नासा के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन से 2 मिशन जो है वो भेजे जाएंगे? तो वो भेजे जाएंगे कौन सा? द विंची प्लस और वेराटिस जो है ये भेजे जाएंगे कब? 2028 और 30 के बीच में, 2028 और 2030 के बीच में ये भेजे जाएंगे। लेकिन ये दोनों मिशन जो हैं, एक पहले से ही मिशन चलता हुआ आ रहा है डिस्कवरी, और डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत ये जो है वेरिटास और द विंची प्लस जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ड्रैगन फ्लाई, ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये सैटर्न के लिए है। ये किसके लिए है? शनि के लिए मिशन है, किसका? नासा का। सनराइज जो है ये है सूर्य के लिए, सनराइज जो है सूर्य के लिए है, सन के लिए, और ये किसका है? नासा का है। हमारे लिए कौन सा है? वो है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है ये भारत का सूर्य के लिए मिशन है। लूनार गेटवे, तो लूनार गेटवे किसके लिए है? मून का जो ऑर्बिट है यहां पर एक स्पेस स्टेशन जो है ये बनाने की योजना है नासा की, और वही कौन सा है? लूनार गेटवे। आर्टेमिस क्या है?
2024 तक एक फीमेल कैंडिडेट जो है इसको पहुंचाना है मून के ऊपर, और ये भी किसका है, नासा का एक मिशन है। यहाँ पे हम लोग डिस्कवरी प्रोग्राम के बारे में देख सकते हैं। 1992 के अंदर शुरू किया गया था और इसका टारगेट है कि जितना भी मिस्टीरियस है सोलर सिस्टम के अंदर उसको अनलॉक किया जाए। तो द विंची जो है इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। और ये क्या करेगा कि एक रिजोल्यूशन जो है, हाई इमेज रिजोल्यूशन, उसको सेंड करेगा, जिससे ये पता लगेगा कि जिस प्रकार अर्थ के ऊपर जो प्लेट टेक्टोनिक्स हुई थी वैसे ही क्या वीनस के ऊपर हुई थी। इस सारी जो रेजोल्यूशन इमेज भेजी जाएगी, हाई रेजोल्यूशन इमेज, इसको क्या क्या कहा गया है, टेरेसा इसको कहा गया है। तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी इसके लिए अपलोड किया है, आप लोग जरूर देखना। फिर वेरिटास जो है इसकी भी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो। वेरिटास को क्यों लॉन्च किया गया है, ये देखिएगा कि अर्थ से वीनस जो है वो किन मामलों के अंदर डिफरेंट है। इसके साथ में ही वहां पर रॉक टाइप जो है, मतलब चट्टाने जैसे इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, वो कौन कौन सी चट्टाने वहां पर पाई जाती हैं, वॉल्केनो जो है उनसे कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। तो इसके अंदर नासा का जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया के अंदर, उसने पार्टिसिपेट किया है। जर्मनी की स्पेस एजेंसी ने प्रोवाइड कराया है यहाँ पे इंफ्रारेड मैपर, इसके साथ में इटालियन स्पेस एजेंसी, इसने भी मदद की है। फ्रांस ने कंट्रीब्यूट किया है रडार के अंदर, और अदर पार्ट जो है मिशन में जो काम में आने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेविड डियोप जो है इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। देखिए इनको जो सम्मानित किया गया है, ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन इनकी जो बुक है इसका नाम आप लोग याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। तो आप लोग इस बुक का जरूर से नाम याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है इसका नाम आप लोग याद रखना। और ये किसके ऊपर है, ये पूरी बुक जो है ये किसके ऊपर फोकस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था इसके ऊपर फोकस है। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आप लोग को बताता हूं, क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गोली ना चलाने के कारण हुआ, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो गोली चलने के कारण हुआ, जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो गोली ना चलने के कारण हुआ था। ठीक है, सर्च कीजिएगा आप लोग, मिलेगा आप लोगों को इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे तो ये ये फोकस है। इसके साथ में इस बुक को रिलीज कहां पे किया गया, यूके के अंदर बुक को रिलीज किया जाता है। इसके साथ में आयरलैंड जो है, आयरलैंड यहां पर हमेशा इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये दिए जाते हैं। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला राज्यों में प्रथम कौन रहा है, तो आप लोग याद रखना गोवा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद में फिर तेलंगाना बना, और फिर कौन सा बना था इसके अंदर, अंडमान निकोबार जो था वो बना था। तो गोवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्रीय दर्शन, आयाम दर्शन, ये किस व्यक्ति पर लिखी गई 4 कविताएं, 4 पुस्तकें हैं, तो आप लोग याद रखना भीमराव अंबेडकर पर, भीमराव अंबेडकर पर लिखी गई ये 4 पुस्तकें हैं। ठीक है, और लिखा किसने है, राइटर कौन है, राइटर है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो है इन्होंने ये चारों बुक भीमराव अंबेडकर पर लिखी हैं। ठीक है, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जबकि 6 दिसंबर को इनका देहांत हुआ था, और उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो उस दिन मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो है, एक तो है चैत्य भूमि, ठीक है, एक तो है चैत्य भूमि और एक है दीक्षा भूमि। ठीक है, तो जहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी, मतलब नागपुर के अंदर, तो नागपुर के अंदर स्थित है क्या, दीक्षा भूमि, जबकि जहां पर इनकी समाधि है मुंबई के अंदर, वो है कौन सी, चैत्य भूमि। रेड टूरिज्म किस देश की परियोजना है जो ऐतिहासिक व धरोहर स्थल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, तो ये किसकी है, चाइना की एक परियोजना है। 2004 के अंदर इस परियोजना को लॉन्च किया गया था, और ये जो है इसमें हेल्प ली गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो रेड टूरिज्म का मींस कोई रेड नहीं है यहाँ पर जो इनका सिंबल है, मतलब ये रेड है, और इसी के आधार पर क्या किया इन्होंने, इनकी अभी क्या थी, 100वीं वर्षगांठ थी। माओ से तुंग जो है यहाँ पर 100वीं वर्षगांठ थी, और इसी के आधार पर जो रेड टूरिज्म जो है इसको काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया गया है। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो वो हुए हैं इज़ैक
हेरज़ोग जो हैं ये इसके अंदर अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। इससे पहले कौन से थे, रेवन जो हैं ये पहले राष्ट्रपति थे। यहां पर आप लोग देख रहे हैं डेविड बेन गुरियन, तो ये इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री थे। नेफ्ताली बेनेट जो हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल की जो संसद है इसको कहा जाता है नेसेट, और नेसेट के अंदर 120 सीट्स रहती हैं, 120 जो है यहाँ पे सीट्स रहती हैं, और जिसने भी 61 सीट्स जीती हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ पर बैलेट पेपर पर ही इलेक्शन होते हैं, ईवीएम पर इलेक्शन नहीं होते, बैलेट पेपर जो है इस पर इलेक्शन होते हैं और एक पार्टी को वोट किया जाता है, कोई भी उम्मीदवार नहीं होता, पार्टी को वोट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ठीक है, 3 जून की जो करंट अफेयर है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला केस इंसान में चीन के अंदर पाया गया, तो आप लोग याद रखना H10N3। हाल ही में राज्यसभा के लिए किन 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, तो स्वप्न दास गुप्ता और इसके साथ में है महेश जेठमलानी। WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली चीन की दूसरी वैक्सीन कौन सी बनी है, सीनोवैक बनी है, पहली कौन सी थी, सीनोफार्म थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता जो है वो की है, ठीक है, तो वो किसके साथ करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में करने जा रहा है। तो कल मैंने गलती से इसके अंदर मैंने रक्षा मंत्री की जगह आपको फाइनेंस मिनिस्टर बता दिया था, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। वैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर इसको करेक्ट कर ही दिया था। देखिए कई बार क्या होता है कि इतने सारे फैक्ट याद रहते हैं तो एक आधा जो आवाज के अंदर शब्दों में ही, मेरे दिमाग में तो होता है वो आंसर, लेकिन शब्दों में ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहली एशिया पैसिफिक साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा कहां खोजी गई है, तो वो न्यू गिनी के अंदर खोजी गई है। एनएसओ के द्वारा जारी डेटा के अनुसार इंडियन जीडीपी जो है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो वो है 7.3। इसके साथ में ही पहले घुड़सवार कौन है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो कौन से हैं, वो हैं फवाद मिर्जा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो आप लोग याद रखना बोथ ए एंड बी। ठीक है, बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसकी है, रवि शास्त्री की बुक है। तो 3 जून का ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, पंजाब। तो जो कोवैक्स गठबंधन है इस अलायंस को ज्वाइन करने वाला पहला जो स्टेट था वो था पंजाब। और आज आपका ये क्वेश्चन है स्टडी ग्लोस क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर करना कि किस भारतीय छात्र को यूई का गोल्डन वीजा दिया गया है। तो चलिए, स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, इंस्टा पर आप लोग फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस को पूछिए, हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहेगा, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग सुबह 8 बजे, और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल हम लोग, थैंक यू।